अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 5th लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट में स्विच का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपसे सिस्को IP टेलीफोनी इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स, IP टेलीफोनी एप्लीकेशंस और सिस्को IP फ़ोन्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में आपको कुछ IP फ़ोन की मैंने स्नैपशॉट्स दिखाई थी और मैंने आपसे कहा था कि आप मज़ीद इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ें गूगल से। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह के स्टूडेंट हैं, तो आप में से किसी ने भी हिम्मत नहीं की होगी देखने की। तो जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा, उनसे मैं दोबारा कहता हूं कि वो आज के लेक्चर के बाद अगेन थोड़ी सी डिटेल देखें और अपनी हैबिट बना लें गूगल से मज़ीद डेटे को पढ़ने की। आज के लेक्चर में हम सिस्को IP टेलीफोनी डिज़ाइंस को बेसिकली डिस्कस करेंगे और एक डिज़ाइन डायग्राम को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम अपने आने वाली लैब्स में यूज़ करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट होने वाली जो डायग्राम होगी उसको हम मज़ीद डिटेल्स में देखेंगे, उसके पार्ट्स को डिवाइड करके, ताकि हम लोग के लिए जो कम्युनिकेशन है वो समझना आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम किस किस तरह IP फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं उस डायग्राम से रिलेटेड। सिस्को IP फ़ोन्स को हम पावर कैसे दे सकते हैं, उसमें जो हमारे पास डिवाइस होगी, स्विच होगा, कॉल मैनेजर होगा, उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, स्विच का रोल क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्विच के रोल तक लाजमी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम बाकायदा आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये पहली स्लाइड आपको हमेशा की तरह नज़र आ रही है, जिसमें उर्दू IT अकेडमी का लोगो है, कुछ IP टेलीफोन नज़र आ रहे हैं, CCNA वॉइस लेक्चर 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आज के लेक्चर का नेम सिस्को IP टेलीफोनी डिज़ाइन डायग्राम्स। चलिए जी, देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सिस्को IP टेलीफोनी सॉल्यूशंस, कितनी तरह के सॉल्यूशंस या कितनी तरह के मैक्सिमम जो हमें सिस्को रिकमेंड करता है वो कौन से हैं, हम किन किन वेज से डिप्लॉय कर सकते हैं सिस्को IP टेलीफोनी को, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास सिंगल साइट सॉल्यूशन। सिंगल साइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कुछ ऑफिसेस या कुछ कंपनीज में इस तरह होता है कि उनका जो सिस्टम होता है, उनका सारे का सारा वर्क होता है, वो सिर्फ एक ऑफिस पर मुश्तमिल होता है। तो उस ऑफिस में जब आपने IP टेलीफोनी लगानी होती है तो उसको कहते हैं सिंगल साइट सॉल्यूशन। इसमें सिंगल साइट सॉल्यूशन आपको ये जब भी आप डिप्लॉय करते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो सिंगल साइट के लिए है या मल्टी साइट्स के लिए है। क्योंकि सिंगल साइट्स के लिए आपको कुछ कार्ड्स नहीं लगाने पड़ते, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मल्टी साइट्स में उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि कौन सा आप डिज़ाइन सॉल्यूशंस अपनी क्लाइंट को जब डिप्लॉय करने लगे हैं, कौन सा आप डिप्लॉय करने लगे हैं उसको भी बताएं और ख़ुद भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो सिंगल साइट की दे रहे हैं या मल्टी साइट्स की दे रहे हैं। समटाइम ये होता है कुछ कंपनीज सिंगल साइट डिप्लॉय करवाती हैं, लेकिन उनका फ्यूचर में प्लान होता है मल्टी साइट्स का। उस चीज़ को भी आप अपने कंसीडर में रखें, जहन में रखें और उसी के हिसाब से फिर आप अपने इक्विपमेंट का जो सिलेक्शन है उस हिसाब से करें, सिंगल साइट सॉल्यूशन के हिसाब से। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मल्टी साइट विद सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन। एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया सिंगल साइट, ये है कि आपको सिर्फ एक ही ऑफिस है। अगर मेरे 4 ऑफिस हैं, एक लाहौर में है, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है और एक मुल्तान में है, और मैं चाहता हूँ कि मल्टी साइट बेसिकली डिफरेंट सिटीज़ में है, तो मल्टी साइट्स जो हैं वो आपस में कॉल कर सकें, फ्री कॉल कर सकें हमारे डाटा नेटवर्क के थ्रू, उसको हम कहेंगे मल्टी साइट। लेकिन उसमें एक ऑप्शन होती है कि मल्टी साइट तो है लेकिन हमारी हेड ऑफिस जो ब्रांच है वो लाहौर में है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन लाहौर ब्रांच से होके जाए, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज सॉल्यूशन। तमाम ब्रांचेस का जो एक्सटेंशन है, जो सारी चीज़ें हैं, वो कन्फिगर कहाँ पर होंगी, लाहौर ब्रांच पे, क्योंकि वो हमारी सेंट्रलाइज ब्रांच है और बाकी ब्रांचेस सिर्फ उस वहाँ पे उनके IP फ़ोन्स जो कन्फिगर हुए होंगे वो सिर्फ यूज़ होंगे। तो मल्टी साइट होगी लेकिन सेंट्रलाइज सॉल्यूशन होगा। थर्ड नंबर है मल्टी साइट विद डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन। मल्टी साइट विद डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं और हर साइट इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, लेकिन
जब उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी तो वो मल्टी साइट इन्वायरमेंट में होगी, लेकिन जब खुद वर्क करेंगी कॉल्स के लिए या किसी भी पर्पस के लिए तो वो अपना इंडिपेंडेंट उनके ऊपर वो होंगी, उनका किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है हाइब्रिड मॉडल सोल्यूशन। हाइब्रिड मॉडल सोल्यूशन नॉर्मली ये होता है कि हम लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि ये इंजीनियर्स के या कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। समटाइम होता ये है कि उनके पास मल्टी साइट्स विद सेंट्रलाइज सोल्यूशन है, लेकिन वो किसी एक साइट को उसके साथ मर्ज करना चाह रहे हैं मल्टी साइट के साथ, लेकिन उसका डिसेंट्रलाइज उसको करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जिस तरह मैंने आपको बताया 4 ब्रांचेस थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान की। तो मुल्तान की जो हमारी साइट है वो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वर्क करे, लेकिन वो हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क के साथ अटैच हो। तो बाकी जो साइट्स होंगी वो सेंट्रलाइज होंगी लाहौर के साथ, लेकिन मुल्तान सेंट्रलाइज नहीं होगी, वहाँ पे अलग PBX लगा हुआ होगा, वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन वो मल्टी साइट के अंदर होगा। तो यानी आपके पास सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का जो कम्बिनेशन जो दोनों आप यूज़ करना चाहें उसको कहते हैं हम हाइब्रिड मॉडल। तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको मज़ीद डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं कि ये इनकी बेसिकली डिज़ाइंस हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक लॉजिकली डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। सिंगल साइड सोल्यूशन, पहला हमारे पास ऑप्शन है सिंगल साइड सोल्यूशन। ये देखें जी, ये सिंगल साइड सोल्यूशन का आपके पास डायग्राम आ गई है। मैं आपको मज़ीद इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। सिंगल साइड सोल्यूशन में आप देख रहे हैं ये आपको जो कलर में पूरा बॉक्स नज़र आ रहा है ये आपको सिंगल साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर जो है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है और जो तमाम के तमाम IP फोन्स को रजिस्टर भी करेगा, उसके अलावा ये गेटवे की फंक्शनैलिटी भी देगा। 2 ऑप्शन ये आपको देता है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का भी और गेटवे का भी, यानी PBX के लिए के भी ये काम करेगा और गेटवे के तौर पे भी काम करेगा। गेटवे क्या होता है, किसी भी आप इसकी एग्जांपल ले लें, किसी भी घर से बाहर जाने का जो रास्ता होता है वो गेट होता है। तो किसी भी नेटवर्क से बाहर जाने का जो भी रास्ता होगा वो उसका गेटवे कहलाएगा। तो इस पूरे नेटवर्क के जो सिंगल साइड जो कलर में आपको नज़र आ रहा है उससे बाहर जाने का जो रास्ता है, इस पूरे से जो बाहर जाने का जो रास्ता है वो ये वाला है। तो इसलिए इस पे जो आखिरी जो डिवाइस है वो आपकी गेटवे कहलाएगी, उसके ऊपर आप गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके अलावा आपको इस डायग्राम में ये स्विच नज़र आ रहा है। आपके कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक स्विच कनेक्ट करेंगे और उस स्विच के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और उसके साथ अटैच करेंगे हम अपने IP फोन्स। IP फोन हमेशा स्विच के साथ अटैच होते हैं क्योंकि ये IP बेस काम करते हैं। तो IP बेस काम कम्युनिकेशन के लिए इनको स्विच के साथ कनेक्ट करके आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं। अगर हम लोगों के पास कुछ पुराने एनालॉग फ़ोन्स हैं जो घरों में यूज़ होते हैं, नॉर्मल फ़ोन्स, अगर हम वो चाहते हैं कि हम कनेक्ट करें अपने नेटवर्क्स में और उसको भी यूज़ करना चाहें तो हम उनको स्विच के साथ अटैच नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ अटैच करेंगे और उसके लिए एक स्पेशल कार्ड यूज़ होता है और उस VIC कार्ड उसे कहते हैं बेसिकली वॉइस इंटरफेस कार्ड, और उस कार्ड पे एक कोड होती है FX फॉरेन एक्सचेंज स्टेशन, ये उस पोर्ट का नाम है। उससे बेसिकली एनालॉग फ़ोन या सम टाइम ये होता है कि फैक्स मशीन अटैच होती है। जो हमारा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है उसी के साथ आपकी ट्रंक लाइंस अटैच होती हैं। ट्रंक लाइंस का मैंने आपसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। वो लाइंस जो PTCL या आपके PSTN नेटवर्क से आएँ जिनके थ्रू हम बाहर कॉल कर सकें अपने मोबाइल पे या किसी भी PTCL नंबर पे या किसी भी आउटसाइड नंबर पे, वो लाइन आपकी ट्रंक लाइंस कहलाएंगी। ट्रंक लाइंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो एनालॉग भी हो सकती हैं, डिजिटल भी हो सकती हैं और IP बेस्ड जिन्हें आजकल SIP भी कहा जाता है वो भी हो सकती हैं। वो उसकी हम जब डिटेल्स पढ़ेंगे उसमें बाद में जाएंगे कि कौन सी का क्या क्या पर्पस है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ट्रंक लाइंस हैं
वो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ अटैच होंगी, और जिस पोर्ट के साथ बेसिकली अटैच हो रही हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एनालॉग लाइन है। अगर एनालॉग लाइन होगी तो उसकी जो पोर्ट होगी उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस, और इसके लिए भी VIC ही कार्ड यूज होता है। समटाइम ये होता है कि VIC कार्ड में 2FX, अगर आप उस तरह का ले रहे हैं, FXO हैं और 2FXS पोर्ट्स हैं, उससे आप यानी दो ट्रंक लाइंस और 2 आप स्टेशंस कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस से मुराद ये है कि जो ऑफिस यानी PTCL या मेन हब से आपकी मेन सेंट्रल ऑफिस से जो लाइंस आती हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस कहते हैं, और एस से मुराद ये है कि जो आपके स्टेशन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, एनालॉग स्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो ये सिंगल साइट में बेसिकली यही कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपका स्विच होता है, आपके IP फोन्स होते हैं, आपका PBX, और PBX के साथ जो मैंने आपको लॉजिकली बताया कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ के साथ कनेक्ट होती है। IP फोन कभी भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसी तरह एनालॉग फोन स्विच के थ्रू कभी कनेक्ट नहीं होते, हमेशा डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं उनको कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ। और जो इसके अलावा जो आपके पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है उसी के ऊपर ट्रंक लाइंस को अटैच करते हैं और उन पोर्ट्स पे अटैच करते हैं जिनको हम FXO कहते हैं। FXX जो यूज़ होती हैं वो एनालॉग जो स्टेशंस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। सेकंड हम देखते हैं जी मल्टी साइट विद सेंट्रलाइज सोल्यूशन। तो ये जो डायग्राम है मल्टी साइट विद सेंट्रलाइज सोल्यूशन है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कॉल जो मैनेजर है वो मल्टी साइट्स की आपको फंक्शनैलिटीज़ देता है सेंट्रलाइज सोल्यूशन में। तो उसी को मैंने इस डायग्राम में यूज़ किया है आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास एक लाहौर की ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच हमारे पास इस्लामाबाद की है। ये मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, ये हमारी देखें, ये हमारा स्विच है, ये हमारा IP फोन है। ये जो देखें ये अब हमारे पास है कॉल मैनेजर, CM कॉल मैनेजर। अच्छा, कॉल मैनेजर हमेशा कनेक्ट होता है स्विच से और उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इस केस में ये होता है कि ये जो आपका राउटर है ये सिर्फ एज ए गेटवे काम कर रहा होता है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के केस में होता है कि गेटवे ही आपका PBX होता है, लेकिन कॉल मैनेजर के केस में आपके पास अलग से हार्डवेयर होता है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, आपको याद होगा, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो राउटर बेस्ड सोल्यूशन है और दूसरा है कॉल मैनेजर जिसका अलग हार्डवेयर यूज होता है, MCS 7800 सीरीज के नॉर्मली यूज होते हैं। ये जी कॉल मैनेजर, ठीक है। ये आपकी एक साइड, और दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही है, स्विच के साथ IP फोन अटैच हैं और स्विच जो अटैच है वो गेटवे के साथ अटैच है। लेकिन ये इस साइड पे आप देखें, इस्लामाबाद वाली साइड पे आपको कोई PBX नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सारे के सारे फ़ोन रजिस्टर्ड हैं इस PBX के साथ। इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे की गई हैं कि ये रजिस्ट्रेशन इनकी इस PBX के साथ है। यानी ये मल्टी साइड तो है, लेकिन जो टेलीफोनी सोल्यूशन है आपका वो सेंट्रलाइज है, वो लाहौर में ही डिप्लॉय हुआ है। ये मल्टी साइट विद सेंट्रलाइज सोल्यूशन की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी साइट विद डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन। ये देखें जी मल्टी साइट विद डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन। पेन ले लूँ जी। देखें एक हमारे पास सेम उसी तरह लाहौर की ब्रांच है और दूसरी इस्लामाबाद की ब्रांच है। अब इसमें आप देखें कि इसमें लाहौर की ब्रांच का अपना PBX है जबकि इस्लामाबाद की ब्रांच का अपना PBX है। यानी मल्टी साइट भी हैं और डिसेंट्रलाइज हैं। हर एक जो साइट है वो इंडिपेंडेंट है लेकिन मल्टी साइट के तौर पे भी काम कर रही है। ये मल्टी साइट से मुराद ये है कि 2 साइट्स आपस में कम्युनिकेशन भी कर रही हैं लेकिन अपने इंडिपेंडेंटली वर्क भी कर रही हैं। अगर ये डाउन भी हो जाती है तब भी ये वर्क करेंगी। लेकिन सेंट्रलाइज के सोल्यूशन में अगर ये नेटवर्क डाउन हो जाता था तो जो दूसरी साइड के फ़ोन से वो रजिस्टर होना बंद हो जाते हैं। वो उसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन ये है कि वो समटाइम जब आप सेंट्रलाइज हर चीज़ चाहते हैं तो वो आपको उस सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। बाकी इसमें आपको सेम उसी तरह स्विच नज़र आ रहा है, IP फोन है, और ये इसमें आपको एक नज़र आ रहा है गेट कीपर। ये पहले बहुत यूज़ होता था, आजकल बहुत कम यूज़ होता है। गेट कीपर बेसिकली नॉर्मली यूज़ होता है कि आपके जो भी जिस तरह के भी बैंडविड्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कॉल मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो सारी की सारी मैनेजमेंट आप
गेटवे या कॉल मेजर पे करने की बजाय आप सेंट्रलाइज गेटकीपर पे यूज कर लेते हो। आप कहते हो कि जितनी भी कॉल मैनेजमेंट है वो सारी की सारी इस गेटकीपर के थ्रू होके जाए, या आप अलग हार्डवेयर यूज कर लेते हो ताकि आपका बर्डन कॉल मैनेजर पे और गेटवे पे कम हो जाए। उसके लिए आप गेटकीपर को यूज करते हो। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं, वो मैं आपसे अभी नहीं डिस्कस करता क्योंकि वो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाएगा। तो मेरे सिर्फ अभी मैं आपको आसान वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास 3 तरह के थे। हाइब्रिड को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइब्रिड सेम मल्टी साइड के ही सोल्यूशन होता है, लेकिन उसमें एक साइड एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। अब हमारे पास जो सिंगल साइड थी बेसिकली, जो हमने डिस्कस की थी, उसको हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि उसको बेस्ट किस वे में हम यूज कर सकते हैं, और हम अपनी लैब्स में भी उसी को यूज करेंगे। और ज़्यादातर जो 90% आजकल डिप्लॉयमेंट है उसी तरह सिंगल साइड की होती है, जो मैं अब आपको डायग्राम दिखाने लगा। ये देखें जी, ये सिंगल साइड की डायग्राम है। इसमें और जो फर्स्ट डायग्राम थी उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज है। ये मैंने आपको बताया था, ये हाईलाइट में आपको सिंगल साइड सोल्यूशन नज़र आ रहा है, कॉल मैनेजर भी है, स्विच भी है, आईपी फोन भी है। लेकिन अब आईपी फोन अटैच हैं किसके साथ? पीसी के साथ। इसमें ये है कि आपके पास पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास डाटा प्लस वॉइस, ये दोनों एट द सेम टाइम डिप्लॉय हुए हैं, और इनके लिए आपको अलग केबलिंग या अलग स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, जो आप डिप्लॉयमेंट आईपी फ़ोन के लिए कर रहे थे, आपने आईपी फ़ोन के साथ तमाम के तमाम जो कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हैं, उनको अटैच किया, और कॉन्फ़िगरेशन आपने उस हिसाब से की कि आपकी दोनों जो डाटा भी आपका काम करे और वॉइस भी काम करे, जबकि आपके पास केबल भी एक हो और इक्विपमेंट भी एक हो। ये इसका जो बेनिफिट है जो आईपी टेलीफोनी का, वो यही है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि आपको केबलिंग से आप बच जाते हो, आपको पीबीए, आपको वॉइस और डाटा के लिए अलग अलग सोल्यूशन डिप्लॉय नहीं करने पड़ते, बल्कि आप एक ही सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन डिप्लॉय करते हो जिसमें वॉइस भी होती है और डाटा भी होता है, तो उसको आप यूज़ करते हो। इसी तरह इसके साथ अटैच है पीएसटीएन की लाइन, जिसे हमने कहा था ये क्या है, ट्रंक लाइन्स है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि हम बेसिकली इस पूरी डायग्राम को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हम कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप आईपी फोन्स को पावर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्विच का रोल क्या होता है, स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है, आप इस पूरे स्ट्रक्चर को आईपी और आईपी से फिर फोन को कैसे कनेक्ट करते हैं फिजिकली, और इसको अटैच कैसे करते हैं। उसके बाद स्विच को कॉल मेजर एक्सप्रेस से जो अटैच करते हैं, उस लिंक को हम क्या कहते हैं, और इस जगह पे और इस जगह पे आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। और उससे एंड में हम जो पढ़ेंगे, जो आने वाले लेक्चर्स में, वो कॉल मेजर एक्सप्रेस के ऊपर जो हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हमारे आईपी फ़ोन रजिस्टर हो जाएं, हमारी उसे फीचर मिल जाएं और वो काम करने लग जाएं, उसके बारे में हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इसको स्टेप्स वाइज बेसिकली डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे आईपी फ़ोन से रिलेटेड, फिर हम स्विच से रिलेटेड देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आईपी बेस्ड सोल्यूशन है, सिस्को आईपी टेलीफोनी इसका नाम है। तो हर डिवाइस आईपी पे काम करेगी, यानी आपके आईपी फोन्स भी आईपी गेन करेंगे और आपके पीसी भी आईपी गेन करेंगे। तो उस आईपी आप मैक्सिमम किन किन तरीकों से ले सकते हैं वो हम देखेंगे और उसको असाइन करना देखेंगे। और उसके बाद फिर हम कॉल मेजर एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर करना देखेंगे। और उस कॉल मेजर एक्सप्रेस को करने के बाद जब हमारे पास इंटरनली हमारे पास एक्सटेंशंस काम करने लग जाएंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे पास जो आउटसाइड पे जाने के लिए कौन कौन सी ट्रंक लाइंस हैं, एनालॉग ट्रंक लाइंस हैं, डिजिटल हैं, आईपी बेस्ड हैं, वो कौन सी हैं, क्या नेम है उनके, और उनको हम कैसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हम सब अपने आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। और ये हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। और यही अगर आपको आ जाता है तो आप समझ लें कि आप किसी भी साइट पे जाके इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और आपका CCNA
वॉइस पूरा का पूरा इसमें कवर होता है, CCNA वॉइस, इवन के C वॉइस का जो पेपर है उसका भी 70% पार्ट इसी ही डायग्राम के अंदर है। तो ये आपने बड़े अच्छे अंदाज से इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसमें कोई चीज़ समझना है तो आपने लाजमी मुझे बताना है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कैटालिस्ट स्विच। जी, कैटालिस्ट स्विच का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो स्विच हमने यूज़ किया हुआ था उसके कौन कौन से रोल्स हैं, आखिर किस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसका एक जो मेन पर्पस होता है सम टाइम ये होता है कि हमने आईपी फोन्स को पावर देनी होती है। एक तो उसका की रोल ये है कि अगर हमने इन लाइन पावर या पावर ऑफ इथरनेट जिसे हम कहते हैं नॉर्मली पीओई का मतलब है कि आपने जो इथरनेट केबल है, कैट 5 केबल है, उसके थ्रू आईपी फ़ोन को पावर देनी है। आपने अलग से पावर सोर्स नहीं यूज़ करना। आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये आईपी फ़ोन है, इसको आपने कनेक्ट किया स्विच के साथ, ये आपका आईपी फ़ोन है, और ये जो आपकी केबल यूज़ हो रही है कैट 5E है या कैट 6 है, इसको इथरनेट केबल भी कहते हैं, और आप स्विच से पावर इसी केबल के थ्रू इसको दे रहे हैं। इसको कहते हैं पावर ऑफ इथरनेट, यानी इथरनेट के थ्रू ही उस फोन को पावर मिल रही है, ना कि इसके लिए अलग सोर्स यूज हो रहा है। दूसरा इसका पर्पस, जो इसका जो की रोल है, पर्पस तो नहीं आप कह सकते, लेकिन जो की रोल है स्विच का जो इस डायग्राम में मेंशन किया गया है वो एक ये है कि आप इसके ऊपर VLANs कॉन्फ़िगर करते हैं और वॉइस VLANs कॉन्फ़िगर करते हैं। VLANs और वॉइस VLANs बेसिकली अभी सिर्फ आप ये समझें कि वॉइस VLANs और डाटा VLANs दो तरह की VLANs कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमारी जो ट्रैफिक है डाटा की और वॉइस की जो ट्रैफिक है वो आपस में मर्ज ना हो सके, आपस में उनका कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हम डिफरेंट VLANs डिफरेंट उनको VLANs में असाइन करते हैं। VLANs की भी थोड़ी सी आगे डिटेल आ रही है, फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। तीसरा इसके लिए ऑप्शन यूज़ किया जाता है इसमें कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको कहते हैं QoS, हम उसको यानी हमारे पास जो प्रायोरिटी देनी होती है कि हमारे पास वॉइस की ट्रैफिक अगर एक सेम टाइम पे आपके पास वॉइस भी जा रहा है और डाटा भी जा रहा है बहुत ज़्यादा मकदार में, तो आपके राउटर को या आपके स्विच को किसी को कोई एक पैकेट ड्रॉप करना पड़ता है, तो उसको हम बताते हैं कि प्रायोरिटी आपने किस पैकेट को देनी है कि उसकी ट्रैफिक हर वक्त जाए। उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू कि आपने सर्विस की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाना है। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी बेसिकली स्विच की एक रोल होता है, उसको अगर आप असाइन करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है अपने नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आईपी फ़ोन बैक ओवरव्यू। आईपी फ़ोन का बैक ओवरव्यू क्या है जी, ये देखें। जो हमने आईपी फ़ोन कनेक्ट किए थे वो एक तरफ स्विच के साथ कनेक्ट थे और दूसरी तरफ हमारे पास किसके पास कनेक्ट थे, पीसी के पास। ये देखें जी, ये आपके पास आईपी फ़ोन की बैक साइड है। ये कुछ आपके पास पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं और ये कुछ पोर्ट्स हैं। ये जो आपको हर आईपी फ़ोन के अंदर, सिस्को के आईपी फ़ोन के, अवाया के, पैनासोनिक, सब में आपको पोर्ट्स नज़र आएंगी और उन पोर्ट्स पे लिखा भी होगा। ये देखें, ये उसने व्यू में आप ये कह लें कि इसका जो व्यू आपको नज़दीकी व्यू मिल रहा है वो क्या है कि एक ये जो पोर्ट है इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। देखें ये पीसी लिखा हुआ है और ये स्विच SW लिखा हुआ है। ये चीज़ लिखी हुई होगी इसके ऊपर और ये वाली लिखी हुई है इसके ऊपर, पीसी के ऊपर। तो आप फौरन देखेंगे कि जो पोर्ट पीसी के साथ कनेक्ट होने वाली है उसको आप क्या करेंगे, RJ45 यूज़ करके पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरी केबल को RJ45 कनेक्टर यूज़ करके स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। जबकि आपके पास ये जो यहाँ पे पावर का ऑप्शन है, ये आप यहाँ से पावर सोर्स को यूज़ करेंगे, अडाप्टर को यूज़ करेंगे, उसको प्लग कर देंगे किसी भी जो आपके पास आउटलेट लगा हुआ होगा पावर का उसके अंदर। एक तो ऑप्शन ये है कि पावर यहाँ से दे सकते हैं अलग से अडाप्टर के थ्रू, और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताई है पावर ऑफ इथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो दो पोर्ट्स हैं इनमें एक पोर्ट यूज़ होगी कि अगर आपने हेडफोन यूज़ करना है उसके लिए, और दूसरी जो आपका पोर्ट है वो आपके रिसीवर के लिए यूज़ होती है। रिसीवर अटैच होता है उस पोर्ट के अंदर फ़ोन को अटैच करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। तो ये जो रिंग वाली केबल होती है ये अटैच होती है बेसिकली। ये पोर्ट्स भी
छोटी होती हैं, जबकि ये RJ45 कनेक्टर जितनी होती हैं, ये थी आई थिंक RJ11 पोर्ट्स, RJ11 या इससे भी जो कम है उसकी पोर्ट होती है ये आईपी फ़ोन का बैक ओवरव्यू था। आईपी फ़ोन के बेसिकली बैक पे यही चीज़ें होती हैं। बैक पे सिर्फ यानी आपको जो केबल्स हैं उनको कनेक्ट करने का जो प्रॉपर जगह दी जाती है कि कहाँ कहाँ पे आपने कनेक्ट करनी है, और उनके इवन के लेबल असाइन होते हैं, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीसी कैसे अटैच होगा और स्विच कैसे अटैच होगा। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि पहले आपके साथ स्विच के साथ आपका आईपी फ़ोन अटैच होगा और आईपी फ़ोन के साथ आपके पास पीसी अटैच होगा। ये नहीं है स्विच के साथ पहले आपने अगर पीसी अटैच कर दिया है फिर आपके पास इस तरह का डाटा एंड वॉइस के कम्बिनेशन का आपके पास ऑप्शन नहीं होता। आईपी फ़ोन में ये कम्बिनेशन होता है कि एक ही केबल के थ्रू आप कनेक्ट करके आगे अपने कनेक्शन को आगे पीसी को अटैच कर सकते हैं। यानी पावर मेथड कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हम पावर ऑफ इथरनेट से भी दे सकते हैं, अडॉप्टर से भी दे सकते हैं। इसको मज़ीद डिटेल में हम देखते हैं। 3 वेज ऑफ प्रोवाइडिंग पावर टू योर फोन। कितने वेज हैं जी? 3 वेज, 3 तरीके हैं जी। कौन कौन से हैं? एक तो पावर ब्रिक है, इसको भी हम देखते हैं। मिड स्पैन पावर है, पावर ऑफ इथरनेट स्विच है। पावर ब्रिक क्या है कि वॉल पावर, यानी आप अडॉप्टर के थ्रू अपने आईपी फ़ोन को पावर दे सकते हैं। मिड स्पैन पावर ये है कि पैच पैनल आप एक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप पावर इंजेक्ट करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है PoE स्विच, कि आप पावर इथरनेट जो पोर्टेबल स्विच है उसको यूज़ करते हैं और उससे आप आईपी फ़ोन को बेसिकली पावर देते हैं। इसको हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पावर ब्रिक। ये देखें जी, पावर ब्रिक की डायग्राम कुछ ऐसे है कि आपके पास नॉन पावर ऑफ इथरनेट स्विच, यानी एक ऐसा स्विच जो पावर ऑफ इथरनेट को सपोर्ट नहीं करता, वो स्विच आप लेंगे। बेसिकली ये PoE, 2 तरह के स्विचेस होते हैं, PoE और नॉन PoE। कभी भी आप लेने जाएं तो वो आपसे पूछेगा। जो PoE स्विच हैं ये कॉस्टली होते हैं और ये इतने कॉस्टली नहीं होते नॉन PoE स्विच एज कम्पेयर टू पावर ऑफ इथरनेट। अगर हम उनके साथ कंपेयर करें तो पावर ऑफ इथरनेट स्विचेस कॉस्टली होते हैं। अच्छा, PoE स्विच को आप अटैच करेंगे नेटवर्क के साथ, जो भी आपका नेटवर्क है, PBX लगा हुआ है आपका, IPPBX या आपका गेटवे है, उसके साथ एक तरफ उसने बनाया हुआ कि ये आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। दूसरी तरफ देखें, इथरनेट कनेक्शन आईपी फ़ोन के साथ है और आईपी फ़ोन में अटैच है आपके पास पावर अडॉप्टर। ये पावर अडॉप्टर है, इसमें पावर, यहाँ पावर ब्रिक भी लिखा हुआ है, पावर अडॉप्टर, ठीक है। ये और ये आप अटैच करेंगे अपने जो आपके पास वॉल में पावर का आउटलेट लगा होता है उसके अंदर अटैच करेंगे और इसके थ्रू आप पहले इसको पावर देंगे, ये ऑन होगा और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन ये रिसीव करेगा स्विच से भी और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से, या कॉल मैनेजर लगा हुआ है जो भी IPPBX लगा हुआ है उससे ये रिसीव करेगा। एक तो ऑप्शन ये है कि आप अडॉप्टर यूज़ करके कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये नॉर्मली जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वो इसको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इसमें हर फ़ोन के साथ अडॉप्टर लगा हुआ होता है, वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। टेबल के ऊपर केबल के साथ अटैच है तो उसको केबलिंग से बचने के लिए बहुत कम इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये कंपनी की रिक्वायरमेंट पे अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर लें, अलग से अडॉप्टर लें और अडॉप्टर को यूज़ कर लें। अगर उनके पास नॉर्मली ये होता इस तरह है कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, अगर आपके पास पुराना स्ट्रक्चर है, आपके पास स्विचेज पहले के लगे हुए हैं और आपने आईपी फ़ोन्स की डिप्लॉयमेंट बाद में की है और आप चाहते हैं कि आप अपने स्विचेस को रिप्लेस ना करें, आपके पास इतना बजट नहीं है, फिर आप क्या करते हैं कि आप पावर अडॉप्टर्स यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पावर पैच पैनल पावर इंजेक्टर। अच्छा, इसमें आप देखें कि आपको डायग्राम से ही आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास नॉन पावर ऑफ इथरनेट स्विच है, वो किससे कनेक्ट है आपके पास? पैच पैनल। पैच पैनल ये होता है बेसिकली, जब आपके पास पैच पैनल ये होता है कि ये आपका स्विच है, आपकी अब काफ़ी सारी केबल्स डिफरेंट रूम से आ रही हैं। अब वो आप डायरेक्ट जो है स्विच के साथ कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन का ये होता है कि सम टाइम लूज वगैरह आपने कनेक्टर करना होता है, कनेक्टर चेंज करना होता है। तो अगर उस डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्ट हो
तो उसको आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप क्या करते हो, एक पैच पैनल यूज करते हो, वो स्विच की तरह का होता है, उसमें सिर्फ आकी केबल्स कनेक्ट होती हैं और वो जाके फिर स्विच से कनेक्ट होती हैं, इस तरह करके सारी केबल्स। लेकिन उसमें आपको मैनेजमेंट अच्छी मिल जाती है कि आपने जितने भी कनेक्टर चेंज करने हैं या लेबल्स देने हैं वो आप पैच पैनल के ऊपर दे लेते हो। ये अक्सर जब आप सर्वर रूम्स में डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हो तो आप इसकी डिप्लॉयमेंट करते हो, और ये यूज़ किया जाता है अच्छे इन्वायरमेंट्स में। अच्छे इंजीनियर इसको प्रेफर करते हैं पैच पैनल को। इसकी मजीद मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं डायग्राम दिखा दूंगा कि कैसे एक सर्वर के अंदर पैच पैनल यूज़ हुआ होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि अब वो इस डायग्राम में ये बताया गया है कि आपके पास नॉन पावर ऑफ इथरनेट स्विच है, वो आपके साथ अटैच है पैच पैनल के साथ, और आपने पैच पैनल को एक आउटसोर्स यानी आउटलेट से आपने क्या दिया है, पावर दे दी है। और तमाम जो आईपी फोन हैं वो बेसिकली पैच पैनल का कनेक्ट हैं, तो वो पावर किससे गेन करेंगे, इससे। एक ऑप्शन ये भी है कि पावर्ड पैच पैनल आप यूज करते हैं और पावर जो है पैच पैनल से आप उनको दे देते हैं। ये भी बेसिकली सेंट्रलाइज पावर देने का एक मेथड है। थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जी, सबसे पॉपुलर ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि पावर ऑफ इथरनेट स्विच है, जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ये देखें जी, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। मैं देखें, एक हमारे पास स्विच यूज़ किया गया है जो PoE पावर ऑफ इथरनेट स्विच बेसिकली है, और ये PoE सपोर्ट करता है। पावर ऑफ इथरनेट की कैपेबिलिटी को सपोर्ट करता हुआ स्विच हम उसको अपने नेटवर्क में लगाएंगे और उससे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे आईपी फोन्स, और वो आईपी फोन्स इस स्विच से बेसिकली क्या करेंगे, पावर लेंगे और इससे ही कनेक्ट होंगे। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ इथरनेट स्विच मेथड। एक दो मेथड मैंने आपको पहले ही डिस्कस किए हैं, एक पैच पैनल का है, एक डायरेक्ट अडॉप्टर का है, और तीसरा और जो सबसे पॉपुलर आजकल यूज होने वाला ऑप्शन है वो ये है PoE स्विच। पावर ऑफ इथरनेट कैपेबल स्विचेस आप यूज करें, और उसके लिए ना तो आपको अलग से अडॉप्टर लगाने की जरूरत है, ना पैच पैनल के थ्रू पावर देने की जरूरत है। डायरेक्ट PoE स्विच से आप पावर अपने आईपी फोन्स को या आईपी डिवाइसेस को दे सकते हैं। आईपी डिवाइसेस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप आईपी फोन को भी दे सकते हैं, आईपी डिवाइसेस को भी दे सकते हैं। तो दो तरह के स्टैंडर्ड नॉर्मली यूज होते हैं जो इसके लिए पावर के लिए। एक तो सिस्को प्लीज स्टैंडर्ड देता है, और दूसरा ये है कि 802.3AF ये IEEE स्टैंडर्ड है, जो IEEE ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आप इतनी पावर मैक्सिमम एक डिवाइसेस को दे सकते हैं एक पोर्ट के थ्रू। ये पावर के जो स्टैंडर्ड है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उसका एक चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ पावर स्टैंडर्ड्स का। ये देखें, डिफरेंट आईपी फोन मॉडल्स हैं और उनकी PoE टाइप भी मैंने लिखी हुई है कि कौन कौन से IEEE को सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं और कौन से दोनों को सपोर्ट करते हैं, सिस्को प्लीज स्टैंडर्ड को भी और 802.3AF को भी। ये देखें PoE टाइप, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स इंक्रीज हो रहे हैं, 7906, 7911, 7936 कॉन्फ्रेंस है। इन मॉडल्स की मैं आपको मजीद डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस सिर्फ डायग्राम में ये बताने का मकसद है कि दो तरह के बेसिकली स्टैंडर्ड है, एक सिस्को प्लीज स्टैंडर्ड है और एक IEEE का स्टैंडर्ड है। दोनों स्टैंडर्ड पावर के लिए यूज होते हैं। IEEE के स्टैंडर्ड में बेसिकली होता है कि 15 जो वाट है वो बेसिकली एक पावर की आउटपुट मैक्सिमम यूज कर सकती है, मैक्सिमम वाट। ये देखें जी, ये स्विच की एक मैंने आउटपुट लेके यहाँ पे आपको दिखाई है कि स्विच में अगर आप करें शो पावर इन लाइन, तो आपको पावर ऑफ इथरनेट स्विच में टोटल वाट पता चल जाते हैं कि कितने वाट को मैक्सिमम सपोर्ट करता है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा अवेलेबल कितनी है, शो पावर इन लाइन हमने किया है, ये शो पावर इन लाइन की कमांड, और ये हमारे पास अवेलेबल है 360 वाट मैक्सिमम ये स्विच पावर असाइन सकता है। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सबसे एंड में मैक्सिमम आउटपुट है 15.4 वाट। ये हर एक पोर्ट मैक्सिमम ये आउटपुट दे सकती है।
अब आगे आपके डिवाइसेस पे डिपेंड करता है वो कितनी आउटपुट यूज करते हैं। ये देखें कि 7970 10.3 को यूज कर रहा है, 7912 6.3 को यूज कर रहा है, 6.3 को, 6.3 को। तो ये आपके आईपी डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी आईपी पावर को यूज कर रहा है, कौन से स्टैंडर्ड, सिस्को प्री स्टैंडर्ड को यूज करते हुए या IEEE के स्टैंडर्ड को यूज करते हुए। लेकिन मैक्सिमम पावर 15.4 आउटपुट पावर IEEE के मुताबिक एक पोर्ट में डिवाइड होती है नॉर्मली। ये तमाम PoE डिवाइसेस जितनी भी हैं वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, IEEE के ही स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज स्टैंडर्ड हैं, इनको ही फॉलो किया जाता है। मज़ीद इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि एक इंग्लिश जितना एक अब कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है जिसकी हर एक को समझ आती है, उसी को फॉलो किया जाता है जब आप आउटर वर्ल्ड में जाते हैं किसी और कम्युनिकेशन के लैंग्वेज के अलावा। इसी तरह IEEE के ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, ना कि आप अपना कोई स्टैंडर्ड बना के। लोग जो ओपन स्टैंडर्ड होते हैं वो बनते हैं, उनके पॉपुलर भी होते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनको रिकग्नाइज करते हुए टाइम लगता है। IEEE में ये होता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे सर्टिफाइड लोग उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये अब स्टैंडर्ड प्री मेच्योर स्टैंडर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तभी वो लोगों को दिया जाता है। तो इसीलिए IEEE के स्टैंडर्ड्स को हर कोई फॉलो करता है, हर कोई से मुराद ये कि हर वेंडर उसको फॉलो करता है, चाहे वो सिस्को हो, चाहे वाया हो, या कोई भी पैनासोनिक हो या एरिक्सन हो, कोई भी वेंडर हो उसको यूज़ करता है। स्विच कॉन्सेप्ट, तो जी मैंने पावर के आपको ऑप्शन बता दिए। मैंने आपको बताया था कि स्विच के रोल क्या क्या हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके पास फ़ोन का बैक व्यू क्या है, और आपको बताया कि आप मैक्सिमम पावर के जो कनेक्शन हैं वो किस किस तरह लगा सकते हैं। अब हम बताते हैं जी स्विच कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। स्विच कॉन्सेप्ट्स में आपको कुछ लिखा हुआ इसमें नज़र आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक नॉर्मल आपके पास इस तरह का एक स्विच होता है, उसमें ये डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, और उन पोर्ट्स के थ्रू आप क्या करते हो, PC कनेक्ट करते हो RJ45 कनेक्टर यूज़ करते हुए। और केबल कौन सी होती है, कैट 5 कैटेगरी या 6 कैटेगरी, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ करते हैं। अच्छा, एक स्विच बेसिकली उसके नॉर्मल स्विच की जो होता क्या है उसको मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि दो PCs का कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और बाद में कैसे वर्क करते हैं। लेकिन एक जनरल व्यू स्विच का ये है कि स्विच की हर पोर्ट एक कुलियन डोमेन पोर्ट होती है, 1 कुलियन डोमेन पर पोर्ट। 1 कुलियन डोमेन का मतलब ये है कि स्विच की ब्रॉड का जो कुलियन है, बेसिकली हब के केस में मैंने बताया था कि जब भी कोई पैकेट जाता है तो तमाम पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट होता है, और सेम टाइम पे अगर दो PCs डाटा भेज रहे हो तो वो ब्रॉडकास्ट होगा और कुलियन पैदा होगी। तो जो कुलियन पैदा होती है वो तमाम पोर्ट्स को इफेक्ट करती है, इसलिए उस पूरे की कुलियन डोमेन क्या होती है, 1 होती है हब के केस में, अगर ये हम हब लें। लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं होता था, हमारे पास कुलियन नहीं होती थी। तो स्विच के केस में स्विच की हर पोर्ट के अंदर कुलियन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कि स्विच की जितनी पोर्ट्स हैं हर एक अपनी एक अलग कुलियन डोमेन रखती है जहाँ पे कुलियन पैदा हो सकती है। कुलियन का मतलब ये टुकराना, पैकेट्स का टकरा जाना बेसिकली कुलियन होता है। ब्रॉडकास्ट सेंड टू ऑल पोर्ट्स, अगर स्टार्ट में हमारे पास कम्युनिकेशन है तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट क्या होगी, तमाम पोर्ट्स पे जाएगी सिवाय उसके जिसने डाटा भेजा है। फॉर एग्जांपल, अगर इसने कोई डाटा भेजा है PC3 के पास, और इसके पास स्विच में क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, तब वो क्या करेगा, इसकी ब्रॉडकास्ट करेगा, इस पोर्ट के अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट कर देगा। 1 सबनेट पर लैन। 1 सबनेट का मतलब ये है कि बेसिकली आप एक सबनेट यूज कर सकते हैं एक लैन के ऊपर। ये बेसिकली पूरा एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके ऊपर आप एक ही सबनेट यूज कर सकते हैं। वेरी लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल, इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल भी होता है, यानी आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन वेरी लिमिटेड होता है। अभी मजीद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका एक जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं, जो अक्सर लोगों के
जहनों में होता है, मेरे जहन में भी था, अक्सर हम लोग जो पॉइंट्स हैं वो अपने जहन में गलत पॉइंट्स बना लेते हैं, तो उसको क्लियर करना लाजमी होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास पीसी है, ये स्विच है, ये हमने स्विच के साथ डिफरेंट पोर्ट्स हैं। एक हमने यहाँ पे कनेक्ट किया 10.10.10.1, ओके। अब हमारे पास एक पीसी यहाँ पे है, उसको मैंने आईपी दे दिया 20.20.20.1। अब हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि हम एक स्विच के ऊपर डिफरेंट सबनेट्स नहीं दे सकते विदाउट वीलैन, यानी उसको लैन को वर्चुअली डिवाइड किए बगैर, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बनाए बगैर हम नहीं दे सकते, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपको मैं जो लैब करवाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि एक ही स्विच के ऊपर मैं विदाउट वीलैन क्रिएट किए 2 डिफरेंट सबनेट्स दूंगा, और वो सबनेट्स अगर 2 पीसीज 20 के हैं और 2 10 के हैं तो 10 वाले आपस में और 20 वाले आपस में बेसिकली कम्युनिकेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वीलैन का जो पर्पस होता है वो कुछ और होता है, वो मैं आपको भी समझाता हूँ कि क्या होता है। लेकिन एक हमें कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है कि वीलैन का पर्पस ये होता है कि 2 डिफरेंट सबनेट्स अगर आपने यूज करने हो स्विच में तो आप वीलैन यूज करते हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये आपने अपने जहन में नहीं बिठानी। 2 डिफरेंट नेटवर्क्स, 2 डिफरेंट सबनेट अगर आप यूज करें तो वीलैन के बगैर यूज हो जाते हैं। लेकिन वो क्या कंडीशन है कि हम वीलैन को क्यों प्रेफर करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें जी, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वीलैन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वीलैंस को ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ वीलैन है क्या। वीलैन बेसिकली वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। आप क्या करते हो, स्विच को वर्चुअली डिवाइड करते हो। ये स्विच को आप क्या करते हो वर्चुअली, ये आपने 2 पोर्ट्स को आपने कहा वीलैन 10 है, ये वीलैन 20 है, यानी ये सेल्स के लोग हैं, ये मार्केटिंग के लोग हैं, और ये आपने कहा कि इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए, मार्केटिंग, और ये आपने कह दिया प्रोडक्ट के लोग हैं जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चलते हैं, ठीक है। 3 तरह के डिफरेंट आपने कैटेगरीज बना दी, उनको आपने वर्चुअली डिवाइड कर दिया और अलग अलग सबनेट्स में दे दिया। सबनेट्स का मैंने बताया था अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल लैन्स बनाने का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग सबनेट तो यूज करते हैं ना, तो अगर आप वी लैन्स नहीं बनाते तो आपके पास जो ब्रॉडकास्ट होती है 20.255 वाला जो ब्रॉडकास्ट का पैकेट है वो तमाम पोर्ट्स पे चला जाता है अगर आप वी लैन नहीं बनाते। 2 डिफरेंट सबनेट जरूर यूज हो जाते हैं, इसको मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। 2 डिफरेंट, यानी एक आपने, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये 10 वाला नेटवर्क है और ये 20 वाला नेटवर्क है। 2 डिफरेंट वीलैन बनाए बगैर यूज हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह ही इसका ब्रॉडकास्ट पैकेट जाता है ये तमाम पोर्ट्स पे सेंड हो जाता है ब्रॉडकास्ट पैकेट। तो इस ब्रॉडकास्ट को डिवाइड करने के लिए आप वर्चुअल लैन बनाते हो। वर्चुअल लैन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपने शॉर्ट वर्ड्स में कहना है, शॉर्ट वर्ड्स में डिवाइड वीलैन बेसिकली डिवाइड द ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन यानी पूरी ब्रॉडकास्ट जो डोमेन होती है उसको डिवाइड करता है, उसको वर्चुअल लैन कहते हैं। जितनी वीलैन्स बनी होती हैं स्विच के अंदर उतनी ही उसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं। इसका ये मतलब है सिंपल। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ये होता है कि आपका अलग अलग बिल्कुल नेटवर्क है, एक 10 का है, एक 20 का है, एक 30 का है फॉर एग्जांपल, तो हर एक का अलग अलग ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो वो अलग अलग ही सेपरेट ही वर्क यूज होता है। इसकी मजीद अगर हम डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो आप स्विच के बेसिकली लेक्चर्स को लाजमी देखें, CCNP स्विच के या CCNA वॉइस के स्विच के पार्ट को आप इसको मजीद ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ आइडिया इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी तो मैं मजीद इसको डिस्कस कर दूंगा, और मैं इसको लैब में भी, अपनी लैब में भी मजीद इसको एलेबरेट करूंगा ताकि आपके जहन में कन्फ्यूजन ना रहें। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि वीलैन स्विच के ऊपर हम वीलैन्स क्रिएट करते हैं। वीलैन्स का पर्पस ये होता है कि आप डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज़ कर सकें। डिवाइड दी ब्रॉडकास्ट डोमेन, वीलैन बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिकल ग्रुप यूजर्स होते हैं। लॉजिकली यानी आपके सेल्स के, मार्केटिंग के, प्रोडक्ट के
सेगमेंट्स ब्रॉडकास्ट डोमेन की सबनेट्स होती हैं, सबनेट कोरिलेशन होती है, एक्सेस कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको बताया गया है कि अगर सेल्स के लोग कुछ यहाँ पे हैं, कुछ देखें ये पिंक आपको नजर आए यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे हैं, इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दो डिफरेंट स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक ट्रंक लिंक यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं, बेसिकली ये आपको स्विच है, स्विच की हर स्विच में दो तरह की पोर्ट्स होती हैं, या वो एक्सेस पोर्ट होगी या वो ट्रंक पोर्ट होगी। अब एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट में डिफरेंस क्या है? जो पोर्ट्स आपके डिवाइसेस के साथ, पीसीज के साथ कनेक्ट होती हैं, वो एक्सेस पोर्ट्स होती हैं, सारी की सारी एक्सेस पोर्ट्स होती हैं। और बाय डिफॉल्ट सिस्को के तमाम स्विचेस की तकरीबन तमाम पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट्स होती हैं इनेबल्ड, ठीक है। और जो पोर्ट्स आप, जिन पोर्ट से आप कनेक्ट कर रहे हो स्विच टू स्विच, वो होती हैं ट्रंक पोर्ट्स। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन भी करते हो, ट्रंक उस एक्सेस को ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन भी करते हो, वो भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेस पोर्ट में और ट्रंक पोर्ट में डिफरेंस ये है कि एक्सेस पोर्ट जो होती है वो आपके डायरेक्ट पीसी वगैरह डायरेक्ट एंड पॉइंट उससे कनेक्ट होता है, और ट्रंक पोर्ट से आप स्विच टू स्विच कनेक्शन के लिए ट्रंक पोर्ट यूज करते हो और ट्रंक लिंक यूज करते हो। बेसिकली एक्सेस पोर्ट पे आपके पास क्या होता है कि जिस तरह ही पैकेट आता है, ठीक है, ये इसने एक पैकेट भेजा, ये क्या करेगा, अगर ये वीलैन के वीलैन प्रोडक्ट के अंदर इसका वीलैन आईडी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 है, तो अगर ये 10 का है तो ये वीलैन को ऐड करेगा और फिर आगे कम्युनिकेशन को करवाएगा। इसी तरह जब पैकेट इसके पास रिसीव होने लगेगा तो ये इस पैकेट के ऊपर से वीलैन टैग, वीलैन आईडी हटाएगा और उसको यूज करेगा। जबकि ट्रंक लिंक पे ना तो वीलैन आईडी अटैच होता है और ना ही लगता है। इसके वीलैन के कॉन्सेप्ट्स को मजीद मैं आपको पैकेट्स वाइज के किस तरह पैकेट वीलैन आईडी अटैच होता है और वीलैन आईडी रिमूव होता है, ये मैं आपको जब अगले लेक्चर में आईपी के बाद मैं आपको ये 10 मिनट का आपको ओवरव्यू दूंगा। जैसे मैंने स्विच के दो पीसीज के दरमियान आपको बताया था कि पैकेट बेसिकली स्टार्ट में कैसे कैसे होता है, आर्क कैसे चलती है और उनकी कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होती है। इसी तरह स्विच के वीलैंस का मैं आपको बता दूंगा कि एक पैकेट जब स्विच के एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाता है तो वो किस तरह वीलैन आईडी को वीलैन आईडी को अटैच करता है और वीलैन आईडी को रिमूव करता है। उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अभी आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि एक, आपके पास वीलैन होती क्या है, डिवाइड द ब्रॉडकास्ट में। स्विचेस में वीलैंस कॉन्फ़िगर इसलिए करते हैं कि डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट सबनेट्स को हम यूज़ करना चाहते हैं और उनकी ब्रॉडकास्ट को हम डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए हम वीलैंस को, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं। स्विच की जो तमाम पोर्ट्स होती हैं वो एक्सेस पोर्ट्स होती हैं और उनको हम कुछ पोर्ट्स को एज ए ट्रंक पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रंक पोर्ट स्विच टू स्विच कनेक्शन के लिए यूज़ होती है, जबकि एक्सेस पोर्ट हमारे पास एंड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए होती है। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है, बाकी मजीद इसकी पैकेट कैसे रिसीव होता है, सेंड होता है और रिसीव होता है, वो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट में मजीद समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी देखें, वीलैन ट्रंकिंग एंड टैगिंग का, ये वही मैंने आपको बताया कि इसी स्लाइड को ही मैंने आपसे नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेक्चर, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसमें ये देखेंगे, ये आपके पास पैकेट जा रहा है होस्ट ए से होस्ट बी तक। यहाँ पे उसने दिखाया कि यहाँ पे जो पैकेट की पास जो फील्ड्स हैं वो क्या हैं, डाटा फील्ड होती है। सोर्स का मैंने आपको बताया था, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी होना चाहिए, सोर्स मैक होना चाहिए, डेस्टिनेशन मैक होना चाहिए डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और वीलैन टैग, यानी अगर आपके पास वीलैन्स भी यूज़ हो रही हैं तो वीलैन का टैग होना भी लाजमी है। लेकिन ये देखें कि इस जब ट्रंक लिंक पे जा रहा है तो ना तो वीलैन आईडी इसने अटैच की है, वीलैन आईडी ही पे अटैच हुई होगी, जो भी अटैच हुई होगी, ठीक है, इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे आके ना तो वीलैन आईडी अटैच हुई है और ना ही रिमूव हुई है, इसीलिए ये वीलैन के टैग को लेके जा रहा है। ये इसमें बेसिकली दिखाया गया कि वीलैन का कैसे कैसे पैकेट जाता है। इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हम देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में
कि पहले हम देखेंगे एक ही स्विच के ऊपर VLANs, अगर डिफरेंट VLANs हैं तो कैसे करती हैं, और बाकी स्विचेस अगर कनेक्ट हों तो उनके ऊपर कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, मैं 1 मिनट आपको वेट करें। जी, नेक्स्ट में हम देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉइस VLANs। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अपने नेटवर्क में जब हम VLANs कॉन्फ़िगर करते हैं, जो ख़ास तौर पे सिस्को IP टेलीफोनी जो हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हमारे पास एक हम डाटा VLAN बनाएं और एक हम क्या कॉन्फ़िगर करें, वॉइस VLAN। ये देखिए, ये लिखा हुआ है डाटा VLAN और एक वॉइस VLAN, ताकि हमारे पास डाटे की ट्रैफिक अलग रहे, वॉइस की ट्रैफिक अलग रहे, क्योंकि हमारे पास जो केबल है वो एक ही यूज़ हो रही होती है स्विच की, वही हमारे पास IP फ़ोन के साथ अटैच होती है और वही हमारे पास PC के साथ अटैच होती है। तो उसमें ये है कि फिर हम अलग अलग VLANs यूज़ करते हैं ताकि उनकी ट्रैफिक जो है आपस में मर्ज ना हो, उसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक लिंक के ऊपर 2 डिफरेंट VLANs नहीं जाती अगर वो एक्सेस पोर्ट है, लेकिन इस केस में जब हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक्सेस पोर्ट होती है, यहाँ पे हम 2 तरह की VLAN अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही केस बचता है कि हम वॉइस VLAN को कॉन्फ़िगर करें। वॉइस VLAN एक ऐसी स्पेशलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक्सेस पोर्ट पे 2 VLANs का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सेस पोर्ट पे सिर्फ एक ही VLAN का डाटा ट्रांसफ़र होगा और किसी भी VLAN का डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा अनटिल कि आपके पास उस पोर्ट पे वॉइस VLAN कॉन्फ़िगर हो और वॉइस का डाटा आपके पास जा रहा हो। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सेस पोर्ट पे एक ही VLAN का डाटा, ट्रंक पोर्ट पे मल्टीपल VLAN का डाटा जा सकता है। एक्सेस पोर्ट पे एक ही VLAN का डाटा जाएगा अनटिल कि अगर आपके पास वॉइस VLAN कॉन्फ़िगर है तो आपके पास स्पेशलिटी आपको एक सिस्को ने एक समझने की ऑप्शन दिया है कि अगर आपने एक्सेस पोर्ट पे 2 VLANs बनानी है और एक डाटा के लिए एक वॉइस के लिए, वॉइस VLAN को कॉन्फ़िगर जब आप करेंगे तब वो एक्सेस पोर्ट के साथ कंपैटिबल होगा। ये देखें जी, स्विच की ये कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी हम अपनी लैब में करेंगे। मैं आपको समझा दूं कि स्विच के जब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन स्विच के मोड्स नहीं देखे, तो नेक्स्ट लेक्चर में लैब से पहले ये हम इंशाल्लाह देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड कौन कौन से हैं। उसके मोड पे जाके हमने सिर्फ VLAN 10 ये कमांड है, यानी VLAN का नेम और उसके बाद उसका ID नंबर आप देंगे तो VLAN आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप उसका नेम भी देना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए तो नेम दे दें। इस तरह VLAN 50 नेम डाटा और एंड, बस इससे ज़्यादा आपने VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ भी नहीं करना। ये आपकी VLAN कॉन्फ़िगर हो गई। शो VLAN ब्रीफ करके देखेंगे तो आपके पास भी पोर्ट्स का चार्ट आपको नज़र आएगा, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि VLAN की इंफॉर्मेशन, एक VLAN 1 जो है उसके आगे लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट। तमाम पोर्ट्स इस VLAN 1 का पार्ट होती हैं, डिफ़ॉल्ट का पार्ट होती हैं। जब आप इन VLANs को कॉन्फ़िगर किए बगैर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों नज़र नहीं आएंगी VLANs, लेकिन ये आपको नज़र आएगी। तो तमाम, अभी देखिए तमाम पोर्ट्स इसी का ही पार्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर हम इसमें से एक या 2 पोर्ट को इस VLAN का पार्ट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये देखें, अगर हम इन सारी इंटरफेस रेंज 02 से 24 तक की हम पोर्ट्स को क्या करते हैं, हम कहते हैं कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। हम इसके मोड बता रहे हैं कि मोड एक्सेस है, स्पैनिंग ट्री फास्ट, ये ऑप्शनल आपके पास कमांड है, ये भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और इस पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो पोर्ट है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 50, यानी ये जितनी भी पोर्ट्स हैं, ये जो रेंज हमने दी है, ये एक्सेस VLAN 50 का पार्ट बन जाएं और VLAN 10 का भी पार्ट बन जाए। अब ये देखें वॉइस VLAN, अब ये VLAN 1 से निकल के तमाम पोर्ट्स किस में आ गई हैं, वॉइस VLAN में और डाटा VLAN में, दोनों का पार्ट बन गई हैं बेसिकली। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की है कि एक VLANs क्रिएट की और पोर्ट्स को VLAN में असाइन करने के लिए हमारे पास ये कमांड्स हैं, स्विच पोर्ट
एक ये वाली कमांड इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट है, और ये आपको असाइन करने के लिए, बेसिकली ये असाइनिंग के लिए है। ठीक है, जो भी आपने VLAN आईडी के साथ अटैच करनी है वो है। तो इसको भी हम लैब में करके देखेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने, मैं आपको मज़ीद इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरमिक्स ना हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब तक आप CCNP स्विच का या CCNA स्विच का पोर्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कन्फ्यूजन रहेगी। उसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए जो मेरी अगली लैब होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि आपके स्विच से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो ख़त्म हो जाएं। अभी आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि आप स्विच के अंदर VLANs क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक्सेस पोर्ट्स होती हैं, ट्रंक पोर्ट्स होती हैं। एक्सेस पोर्ट्स किस के साथ कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, एंड पॉइंट। ट्रंक पोर्ट के साथ आपके पास स्विच टू स्विच के लिए यूज़ होती है ट्रंक पोर्ट। और आप VLAN कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिंपल VLAN की कमांड से। उस VLAN को कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने क्या करना है, पोर्ट्स को VLAN असाइन करनी है, और वो हम इस स्लाइड से हमने देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सिस्को IP फ़ोन बूट प्रोसेस। सिस्को IP फ़ोन बूट प्रोसेस क्या है कि जब भी IP फ़ोन आपका इनिशियल स्टार्ट होता है तो वो किन किन फेजेस से गुजरता है वो हम थोड़ा सा व्यू इस स्लाइड में देखेंगे। देखें जी, ये आपके साथ कनेक्ट है, ये मैं आपको समझा दूं डायग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास स्विच, ये आपके पास स्विच है और स्विच से क्या कनेक्ट है IP फ़ोन। अब सबसे पहले क्या होगा, सिस्को स्विच डिटेक्ट करेगा PoE कैपेबिलिटीज कि पहले स्विच देखेगा कि मेरे पास पावर ऑफ इथरनेट की कैपेबिलिटी भी है या नहीं है। अगर वो पावर ऑफ इथरनेट की कैपेबिलिटी है तो वो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू वॉइस VLAN सबसे पहले भेजेगा। पहले तो पावर देगा बेसिकली CDP के थ्रू। उसके बाद स्विच सेंड सबसे पहले क्या करेगा, मैं आपको ये देखें, ये पहले जो ऑप्शन में है इसमें क्या करेगा, सबसे पहले स्विच डिटेक्ट करेगा पावर ऑफ कैपेबिलिटीज CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू। यानी वो देखेगा कि सिस्को के जो IP फ़ोन आगे एंड पॉइंट है वो कैपेबल है पावर लेने के, और कितनी पावर देनी है उसको, उसके थ्रेशहोल्ड क्या है, वो सारे का सारा CDP की पैकेट्स के थ्रू वो चेक करेगा और उसको पावर देगा। जो सेकंड नंबर पे वो क्या करेगा, स्विच सेंड्स वॉइस VLAN। स्विच क्या करेगा, इसको बताएगा कि भाई आप वॉइस VLAN का पार्ट हो, आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको वॉइस VLAN का ही IP वगैरह मिलेगा। उस वॉइस VLAN का जब उसको आइडिया हो जाएगा कि मैं वॉइस VLAN का पार्ट हूँ, फिर वो क्या करेगा, वो DHCP की रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे जो DHCP में जो मेरा जो VLAN है उसके अंदर मेरा जो नेटवर्क है उसके अंदर DHCP अगर कोई सर्वर चल रहा है तो वो कौन सा है, मुझे IP वो असाइन करे। तीसरी रिक्वेस्ट क्या होगी कि वो IP असाइन के लिए जाएगा। DHCP सर्वर देखेगा, जब उसको ब्रॉडकास्ट पैकेट मिलेगा तो वो क्या करेगा, इसको DHCP इसको IP असाइन करेगा, और IP में आपके पास इस फ़ोन का IP होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, DNS सर्वर का IP होगा, TFTP सर्वर का IP होगा, और आपके कॉल मैनेजर PBX का IP होगा। सारी चीज़ें आपको DHCP प्रोवाइड करेगा। जिस तरह इसको ये चीज़ें मिलेंगी, TFTP का IP मिलेगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले IP फ़ोन कॉन्टैक्ट करेगा TFTP सर्वर से। TFTP सर्वर से कॉन्टैक्ट करेगा और अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो इसने चलानी है उसको ये रिसीव करेगा, और उसकी बेस पे ये करेगा, रिसीव करने के बाद उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होगा कि आपका कॉल मैनेजर एक्सप्रेस कौन सा है, उससे आप जाके रजिस्टर हो जाओ। तो ये बेसिकली एक बूट प्रोसेस का मेथड है। लेकिन जो नॉर्मल यूज़ होता है वो ये है कि DHCP और TFTP दोनों सर्विसेज इसके अंदर यूज़ होती हैं। इन दोनों को नॉर्मली छोटे नेटवर्क्स में इन दोनों को नहीं, बड़े नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है सेपरेट हार्डवेयर के तौर पे, और लेकिन छोटे नेटवर्क्स में इन दोनों को यूज़ नहीं किया जाता। इनकी जगह हम DHCP सर्वर भी इसी के ऊपर बनाते हैं और TFTP सर्वर भी इसके ऊपर बनाते हैं। सारी की सारी कम्युनिकेशन इसी से होती है, लेकिन होती इन्हीं स्टेप्स के थ्रू। पहले पावर, उसके बाद वॉइस VLAN के बाद वो DHCP ब्रॉडकास्ट सिर्फ उसी VLAN के अंदर सेंड करेगा, और अपनी तमाम चीज़ें लेगा जिसमें TFTP सर्वर का IP होगा, गेटवे होगा, IPPBX होगा,
उसका आईपी होगा, उसकी बेस पे वो टीएफटीपी सर्वर से कनेक्ट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिसीव करेगा और अपने आईपी फ़ोन को रजिस्टर कर लेगा। ये बेसिकली एक सिस्को आईपी फ़ोन का बूट प्रोसेस है जो इनिशियली स्टार्ट होते हुए लेता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। है जी, अब हमारे पास आखिरी स्लाइड आ गई है थैंक्स की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, मुझे पता है आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी। अपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं स्पेशली स्विच से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपके वो मैं सॉल्व कर दूंगा। और उसमें इंशाल्लाह आपको स्विच का जो पैकेट्स वाइज मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे ये बेसिकली ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि एक दफ़ा आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको बस सारी ज़िंदगी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप रट्टा मारते हैं तो आप 10 दफ़ा भी सिस्को की स्विच की बुक को पढ़ लें तब भी आपको वो समझ नहीं आता कि इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम कर रहा है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं पैकेट्स वाइज एक दफ़ा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्लियर हो जाएगा और आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तब आप मुझसे फेसबुक पे या स्काइप पे किसी चीज़ पे भी आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपने आप सब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।